हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलो, अच्छे ही होने चाहिए भाई आप, है ना। देखो भाई, तो जैसा कि आपको पता है कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो अपने चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, जिसे आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जनन स्वास्थ्य। सुनिए भाई, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आखिर ये चैप्टर हमारे लिए क्यों है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। सुनिए भाई, ये जो चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, इस चैप्टर के अंतर्गत हम जनन के अंतर्गत जनन के अंतर्गत जो कुछ समस्याओं का सामना हम न करना पड़ता है और उन समस्याओं से हम कैसे कैसे बच पाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो जो लैंगिक रोग हैं जो जनन क्रियाओं से संबंधित होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनसे आप कैसे बचेंगे। ठीक है, और जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे अपने जैसे सामाजिक दृष्टि से, जैसे फैमिली प्लानिंग जो हम करते हैं, मतलब फैमिली प्लानिंग का मतलब आप सभी जानते ही हैं कि भाई शादी के बाद जो बच्चे हैं वो कब ज़्यादा उपयुक्त रहते हैं, ऐसे गैप वगैरह देते हैं ना, वो आप सभी जानते हैं। ठीक है भाई, तो बहुत सारे तरीक़ों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि किस प्रकार हम एक फैमिली प्लानिंग को सफल बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे भाई। ठीक है, चलिए, तो जनन स्वास्थ्य का मतलब है कि जो जनन वाली क्रिया होती है उसमें हम एक बेहतर स्वास्थ्य कैसे बना के रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जनन स्वास्थ्य का मतलब यही नहीं होता है, स्वास्थ्य का मतलब यही नहीं होता है कि आप डॉक्टर के पास गए, दवाई गोली ली और सही हो गए, वो स्वास्थ्य नहीं है। आज आपको पता चलेगा कि वास्तविक हेल्थ का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, वो सुनिए। तो सबसे पहले जनन स्वास्थ्य जो आपको टॉपिक दिख रहा है, इसमें भी यहाँ पे पहले मैंने जनन स्वास्थ्य के नाम से हेडिंग लगी हुई है, जिसको आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो क्या है भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य क्या होता है? सुनिए, एक बड़ी संस्था है मेडिकल की, विश्व की, जिसे हम WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, तो WHO ने एक परिभाषा दी है जनन स्वास्थ्य की, कि WHO के अनुसार जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो क्या है। तो ज़रा परिभाषा को ज़रा ध्यान से सुनना। WHO के अनुसार जो जनन स्वास्थ्य होता है वो जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण शारीरिक, व्यवहारात्मक, भावनात्मक, मानसिक, चाहे मानसिक तो आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे डस्टर कहाँ गया? मानसिक को हटा दीजिए ना। तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है। ठीक है भाई, तो ये WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य की एक डेफिनेशन होती है। क्या होती है भाई जनन स्वास्थ्य की डेफिनेशन? कि जनन के जितने भी पहलू हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं
उसमें एक मतलब ये मालूम है कि कोई भी व्यक्ति है, आप किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ किसको बोलते हैं पता है? हम एक स्वस्थ व्यक्ति किसको बोलते हैं? हम एक स्वस्थ व्यक्ति उसको बोलते हैं जो शारीरिक रूप से, है ना, व्यवहारात्मक शारीरिक रूप से, मतलब जो उसका फिजिकल है वो ठीक होना चाहिए। मेरा मतलब है थोड़ा हैंडीकैप वगैरह, है ना, ऐसे नहीं। तो फिजिकली व्यवहारात्मक, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उग्र व्यवहार वाला हो, है ना। एक ऐसा व्यवहार होना चाहिए व्यक्ति का जो हमेशा ही स्माइल, मेरा कहने का मतलब है ऐसे नहीं कि बस किसी को देखा और ऐसे हंस गए, ऐसे ही, वो भी नहीं है ना। कहने का मतलब है जब भी आप किसी से बात करते तो एक अपने चेहरे पर थोड़ी सी हंसी, एक स्माइल सी रहनी चाहिए, है ना। ऐसे भी नहीं हा 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 ऐसे हंसते रहें, ठीक है। एक बहुत अच्छी सी स्माइल आपके चेहरे पर हमेशा होनी चाहिए। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो अपने बात रखने का तरीका भी बहुत अच्छा होना चाहिए ना। एक अच्छी लैंग्वेज के साथ अच्छे वर्ड का यूज करके, और जो आपके बोलने का तरीका होता है वो मतलब बिल्कुल थोड़ा मीडियम जो है उसमें होना चाहिए। मतलब ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्लो भी आपको नहीं बोलना चाहिए। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल आप इसी प्रकार बोल सकते हैं ना, ऐसे बड़े तरीके से, ठीक है। तो व्यवहारात्मक भी, भावनात्मक भी, उसकी सोच विचार जो है वो भी अच्छे होने चाहिए। लोगों को हमेशा अच्छी सलाह, अच्छी गाइडेंस देना, ठीक है। यदि वो कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सही मार्ग दिखाना, ठीक है ना। एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप देख लेना कि आप कौन से स्वास्थ्य, आप हेल्दी हो या नहीं हो। हेल्दी का मतलब यही नहीं है कि आप ऐसे बॉडी बिल्डर हो और बस मैं हेल्दी हूँ। हेल्थ का मतलब वो नहीं होता है। हेल्थ का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो फिजिकली फिट हो, व्यवहारात्मक हो, ठीक है, व्यवहार अच्छा होना चाहिए उसका समाज के प्रति, भावनात्मक होना चाहिए, ठीक है, उसकी अच्छी अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। किसी दूसरे लोगों के बारे में वो क्या सोचता है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का है कि उनके बारे में बुरा नहीं सोचे, किसी भी व्यक्ति के बारे में, जैसा कि आप सोचते हैं शायद, है ना। चलिए कोई बात नहीं, नहीं सोचना चाहिए भाई, अपने काम से हमें मतलब रखना चाहिए, और दूसरों को भी बढ़ावा देना चाहिए ना, उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है। अब सामाजिक का मतलब कैसा होना चाहिए व्यक्ति को? जैसे मतलब किसी भी प्रकार की आदतें नहीं होनी चाहिए उसमें। आदतें का मतलब धूम्रपान, शराब, है ना, नशीले पदार्थ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और समाज में उस व्यक्ति की एक रेपुटेशन होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से गुड होता है, अच्छा होता है, हम उसी को क्या बोलते हैं? हेल्दी पर्सन बोलते हैं, एक स्वास्थ्य बोलते हैं उसे, ठीक है। तब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति हेल्दी है, इसका ये स्वास्थ्य इसका ठीक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो वो होता है भाई स्वास्थ्य। तो WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य की यही डेफिनेशन थी कि जनन के जितने भी पहलू हैं उनके अलावा वो व्यक्ति शारीरिक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से, भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। अब सुनिए मेरी बात। सरकार ने जनन स्वास्थ्य के लिए, इसमें कुछ जन समस्याएं थी और उन जन समस्याओं को निपटाने के लिए या उन पर काबू पाने के लिए उन्होंने कुछ कार्य नीतियाँ बनाई। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो चैप्टर नंबर 4 है ना, मैं आपको पहले बता दूं, ये केवल आपके लिए 2 अंक का मिलता है। कितने अंक का मिलता है? बोर्ड एग्जाम में ये 2 अंक का चैप्टर है, और इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर के आते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, नहीं चांस हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं भाई जन समस्याएं एवं कार्य नीतियाँ, कि सरकार ने जनन स्वास्थ्य को बनाने के लिए कौन कौन सी कार्य नीतियाँ अपनाई हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, यहाँ पे कंसेप्चुअल नहीं है।
कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर थ्योरेटिकल चैप्टर है जो आपको समझने के साथ साथ उसकी थ्योरी भी याद करनी है। नॉर्मल पॉइंट है, हालांकि यदि मैं इनको नहीं भी समझाऊँ ना तो भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते हुए चल रहा हूँ भाई, ठीक है। तो जन समस्या एवं कार्यनीति में आपको बता दूँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर सन 1951 में एक प्रोग्राम चलाया और जिसे आप बोलते हैं परिवार नियोजन, यानी कि फैमिली प्लानिंग। दिख रहा है क्या वहाँ तक? दिख रहा है। क्या चलाया? परिवार नियोजन, जिसे आप फैमिली प्लानिंग के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, जनन स्वास्थ्य को बनाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम 1951 में एक कार्यक्रम चलाया, एक प्रोग्राम चलाया, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, जिसे बाद में परिवार कल्याण के नाम से भी जाना गया था। मतलब इसमें व्यापकता आती गई, मतलब ये प्रभावी मिलता गया। जैसे ही फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों के पास बात पहुंची तो उन्होंने इसको अपनाना शुरू किया। तो फिर इसे बाद में परिवार नियोजन को किस नाम से जाने लगा? परिवार कल्याण के नाम से। और वर्तमान में इसमें और ज़्यादा भी व्यापकता है। वर्तमान में इसमें बहुत ज़्यादा व्यापकता है। और अब आप खुद भी जानते हैं कि भाई फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए ताकि जनसंख्या वगैरह नहीं बढ़े, ठीक है। तो पहले तो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे, तो बहुत सारी जनसंख्या होती थी। जैसा कि आप भी देखते हैं भाई कि किसी के 8 भाई हैं, कोई 9 भाई हैं, कोई एक पूरी क्रिकेट की टीम है, समझ पा रहे हैं? हाँ। और कोई 1 दर्जन केलों के बराबर है ना, ये कुछ समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ। तो पहले भाई ऐसे होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि वहाँ पर पहले ना तो कोई जानकारी होती थी, ना ही कोई चिकित्सकीय टीम वगैरह थी, है ना। और ऑपरेशन वगैरह जो होते थे उनकी तो कहीं कोई सुविधा ही नहीं थी, है ना। और यदि पहले जो थोड़ी बहुत सुविधा भी थी ना, तो गांव के लोग भाई उनसे बहुत डरते थे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसलिए पहले बहुत ज़्यादा, हालांकि जनसंख्या नियंत्रित इसलिए रहती थी क्योंकि उस समय मृत्यु दर जो थी वो ज़्यादा थी। मतलब जन्म तो बहुत सारे लेते थे। आप भी सुनना, आप सुनेंगे, आपके पिताजी वगैरह से बोलते हैं कि हाँ मेरा 1-2 भाई और था, वो बचपन में ही गुजर गया था ना, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। हाँ, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उस समय जो सुविधाएं थी ना, चिकित्सा सुविधाएं, वो बहुत कम थी, ठीक है। तो जन्म होते ही मतलब बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी जिनका लोगों को गांव में तो पता ही नहीं चलता था और वो अपने आप ही मर जाते थे। और हम बोलते थे ये देवी देवताओं का प्रकोप है और उनका प्रकोप है ना, ऐसे बोलते थे। चलिए कोई बात नहीं, अब सब वेल सेटल्ड है। तो वर्तमान में इसे जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा, ध्यान से सुनना, वर्तमान में इसे जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा, जिसे आप इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसे शॉर्ट में RCH बोलते हैं, उसके नाम से इसे वर्तमान में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। किस नाम से जानते हैं आज हम परिवार नियोजन को? जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में आप RCG बोलेंगे। क्या? RCG नहीं यार, RCH बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? RCH बोलते हैं ना, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से वर्तमान में इस फैमिली प्लानिंग को जाना जाता है, ठीक है भाई। तो मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ना, यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म है, जैसे ये RCH शॉर्ट फॉर्म हो गई, तो इनकी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन नीट में और बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए गए हैं भाई, ठीक है। तो हमें इसकी फुल फॉर्म भी और शॉर्ट नाम भी इनका याद रखते हुए चलना है,
ठीक है भाई। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको याद करना है कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, WHO के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, तो डेफिनेशन हम देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट हैं। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कब प्रोग्राम कब चलाया है ना, कभी भी आपसे नहीं पूछा जाता है, केवल आपकी नॉलेज के लिए ये बात है, केवल समझ पा रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है कि ये जो कार्यक्रम है परिवार नियोजन, या जिसे हम RCH के नाम से जानते हैं, उसे प्रभावी बनाने के लिए, इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ प्रयास कि ये जो कार्यक्रम है ये प्रभावी हो, है ना, इफेक्टिव हो, इसके लिए उसमें कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं मैं देख लूँ कि यहाँ तक लिख पाऊँगा या नहीं लिख पाऊँगा। पॉइंट आ जाएंगे यार, है ना, कोई बात नहीं। तो देखिए भाई, पहला प्रयास दृश्य एवं श्रव्य साधनों द्वारा प्रचार करना, जैसे टीवी हुआ, रेडियो हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये आपको याद करने भाई, अखबार, पर्चे, पोस्टर आदि मुद्रित सामग्री द्वारा प्रचार। ठीक है। थर्ड, बच्चों की किताबों में अध्याय के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है भाई। और लास्ट, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, मनोरंजन के माध्यम से भी इसका क्या करना, प्रचार प्रसार करना। दिख रहा है आपको यहाँ तक? ठीक है, सुनिए। तो अब जरा ध्यान से सुनिए कि भाई ये जो कार्यक्रम है RCH, इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए सरकार कुछ प्रयास कर रही है। सरकार ने कुछ प्रयास किए, तो ये प्रयास हमें जानना जरूरी है कि आखिर कौन कौन से प्रयास कर रही है सरकार, ताकि ये कार्यक्रम पूरा सफल हो सके। तो देखिए भाई, एक तो उन्होंने क्या किया, देखने वाले और सुनने वाले साधनों के द्वारा उसका प्रचार प्रसार किया। जैसे टीवी में कार्यक्रम चलाया, रेडियो में ना, तो टीवी तो दृश्य साधन हुआ, रेडियो श्रव्य साधन हुआ। ठीक है, तो इनके द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया है। अखबार में, पर्चे में, पोस्टर में, छोटी छोटी किताबों में इसे प्रिंट करके इसका प्रचार प्रसार किया गया है। और बच्चों की जो किताबें, अब यार जैसे आपकी किताब में इस अध्याय को, अच्छा आपकी जो बुक है उसमें अध्याय के रूप में तो शामिल किया है, तभी तो आप इसको पढ़ पा रहे हैं, तो इसके द्वारा भी इसका प्रचार किया गया है। और जैसे कई बार जैसे आपने देखा होगा कि कुछ नुक्कड़ नाटक होते हैं। नुक्कड़ नाटक का मतलब है जैसे आपके गांव में गली मोहल्लों में जो ये नाटक वगैरह होते हैं, कठपुतली नृत्य होता है। देखो, अच्छा संदेश तो कठपुतली नृत्य से होता है। ठीक है, और बाकी आपको नुक्कड़ नाटक में तो जमूरा और जमूरी यही शब्द सिखाए जाते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आपने सुना होगा जमूरे खेल देखा ऐसे ना, करते हैं ना ऐसे, मदारी जिनको बोलते हैं, बाजीगर हैं। चलिए, तो बात समझ में आ गई। तो कठपुतली जो नृत्य होता है ना, तो कठपुतली नृत्य में क्या होता है कि एक कहानी होती है ना, एक कहानी होती है, उसको उसे आपके सामने शो किया जाता है, यदि आपने देखा हो, और फिर उसी हिसाब से उसको डांस कराया जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है भाई। ठीक है, तो
इनके माध्यम से कुछ प्रयास किए गए थे ताकि ये कार्यक्रम कैसा हो, सफल हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए तो मैं इसको रफ कर दूं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे से पॉइंट हैं ये केवल, है ना, जिनको आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। चलिए, तो ये तो बात हुई प्रयास कौन कौन से किए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो कार्यक्रम है, ये जो कार्यक्रम है, इसमें जो बातें सिखाई जा रही हैं, क्या क्या बातें इस कार्यक्रम में सिखाई जाती हैं भाई। कौन कौन सी बातें इस कार्यक्रम में सिखाई जाती हैं। मतलब देखो, ये तो पहले तो हमने ये पढ़ा कि आखिर सरकार ने प्रयास कैसे किया है, जैसे प्रचार प्रसार के माध्यम से ना, ऐसे। अब हम देखते हैं कि इस कार्यक्रम में कौन कौन सी बातें सिखाई जा रही हैं लोगों को। तो बातों को जरा ध्यान से सुनना। कहता है कि जो किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाता है ना। लड़के लड़कियों में जो चेंजमेंट होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट, सुरक्षित यौन संबंध या यौन क्रियाओं के बारे में बताया जाता है कि आप सुरक्षित यौन संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं। ठीक है भाई। गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी, गर्भ निरोधक के बारे में भी जानकारी दी जाती है इस कार्यक्रम में, ताकि जनसंख्या नहीं बढ़े और कुछ जो लैंगिक रोग होते हैं जिन उनका भी संचारण नहीं हो पाए। ठीक है। गर्भवती मां की का खान पान, कि एक जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसको क्या खान पीन होना चाहिए, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में बताया जाता है। और प्रसव के पश्चात, जब प्रसव की क्रिया हो जाती है तो माँ व बच्चे की देखभाल, और स्तनपान का महत्व है। ठीक है। तो ये बातें भी, तो ये जो आपको 4-5 बातें दिखाई दे रही हैं, आपको यही पॉइंट लिखना है। यदि आपसे कोई पूछा जाए कि जो ये परिवार नियोजन कार्यक्रम है, RCH है, एक तो यहाँ 2 प्रकार के क्वेश्चन बन गए। एक तो कि इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से तो प्रयास किए जा रहे हैं। तो प्रयास भाई आपको पता ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात। तो यदि क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए कि भाई जो RCH प्रोग्राम है इसमें लोगों को कौन कौन सी बातें सिखाई जाती हैं, हालांकि ये अब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए याद रखना है। तो आप देख लेंगे कि भाई इस कार्यक्रम में ये बताया जाता है कि किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों में कौन कौन से चेंजमेंट होते हैं उनके बारे में अवगत कराया जाता है। और
सुरक्षित यौन क्रियाओं के बारे में बताया जाता है कि जब भी कोई यौन संबंध स्थापित करता है तो आप कैसे एक सुरक्षित यौन संबंध स्थापित कर पाते हैं जिससे ना तो प्रेगनेंसी का खतरा हो और ना ही किसी भी प्रकार के रोग होने की संभावना हो। तो ऐसी घटनाओं या ऐसी जो सुविधा हैं, है ना, या विधियां हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी जाती है इसमें। और गर्भ निरोधक के बारे में भी जानकारी दी जाती है। मतलब सिखाया जाता है युवा वर्ग को कि हम किस प्रकार मतलब कौन कौन से गर्भ निरोधक का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कौन कौन से गर्भ निरोधक हम उपयोग करते हैं जिससे अनावश्यक प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। ठीक है, मतलब ना चाहते हुए भी जो कई बार प्रेगनेंसी हो जाती है ना, उससे बचा जा सकता है। तो गर्भ निरोधक के बारे में भी यहाँ इस कार्यक्रम में जानकारी दी जाती है। और जो गर्भवती माँ होती है उसको कौन से समय क्या खान पीन देना चाहिए, कितनी मात्रा में क्या कुछ देना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। मैं आपको बता दूं, जो गर्भवती जो महिला होती है, मादा होती है, उसके खान पीन में बहुत ही अच्छा संतुलित या बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन्स वगैरह ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐड की होनी चाहिए। ठीक है, और फॉलिक एसिड की टैबलेट वगैरह होती हैं, फॉलिक एसिड की टैबलेट वगैरह होती हैं जिससे क्या है, जो ब्लड लेवल है ना, हीमोग्लोबिन लेवल है, वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के समय ब्लड का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी होता है, ब्लड लेवल का। क्यों? क्योंकि प्रसव के समय बहुत सारा ब्लड उस माँ के बॉडी से बाहर निकलता है भाई। ठीक है, तो पहले से ही उसमें ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा कई बार प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान माँ होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। अधिकतर केसों में यही होता है, उसमें ब्लड की कमी होती है पहले से ना, और हम डॉक्टर्स वगैरह को चेक नहीं कराते, तो हमें चेक वगैरह भी कराना चाहिए ना। ब्लड लेवल मतलब हीमोग्लोबिन लेवल देखना चाहिए, लगभग 11-12 है ना, ये नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है भाई। तो प्रसव के पश्चात माँ व बच्चे की देखभाल, अब जैसे डिलीवरी हो जाती है तो देखभाल करनी चाहिए। मतलब बताया जाता है कि आप कैसे उन दोनों की देखभाल करेंगे, क्या क्या केयर करेंगे आप उनके ना। और स्तनपान का महत्व भी बताया जाता है भाई कि भाई स्तनपान कराना चाहिए, इससे ये लाभ है, इससे ये लाभ है। तो ऐसी बातें इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं, समझ गए। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस कार्यक्रम में कुछ वैज्ञानिक उपलब्धि भी हैं। वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। अब ये कौन कौन सी वैज्ञानिक उपलब्धि शामिल की गई हैं भाई, इसमें इंक्लूड की गई हैं, तो वो कहता है एक तो परिष्कृत एवं प्रभावी टीकाकरण होना चाहिए। ठीक है, परिष्कृत एवं प्रभावी टीकाकरण होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं, गर्भ निरोधक युक्तियों के बारे में और गांव-गांव सुविधा पहुंचाने के लिए नए चिकित्सा सेंटर। ठीक है, अब इस गर्भ निरोधक में ऐसे बताते हैं कि भाई सरल गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी जो सस्ती भी हो, है ना, ऐसे, तो उसके बारे में भी इसमें ऐसी बातें होनी चाहिए, उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो मतलब कहने का मतलब, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे बोर्ड एग्जाम में इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज के लिए याद रखना है। हो सकता है आ भी जाए, है ना, कि कौन कौन सी वैज्ञानिक उपलब्धियां इस कार्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं। तो आप बोलेंगे कि इसमें प्रभावी टीकाकरण को अपनाया गया है, कि भाई जो वैक्सीनेशन है, जो कुछ डिजीज़ के प्रति जो टीका हम लगाते हैं, वो एक प्रभावी टीका होना चाहिए, परिष्कृत शुद्ध रूप में होना चाहिए। और
जो हमारे गर्भ निरोधक हैं वो सरल सस्ते उपलब्ध होने चाहिए ना, या उपलब्ध हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी जानकारी। और गांव-गांव ये चिकित्सकीय सुविधा पहुंचाने के लिए नई जगह जगह पर क्या खोले गए हैं, चिकित्सा सेंटर खोले गए हैं। ठीक है, तो इन वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ तक ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। थोड़ा बहुत क्या यार, इसमें आपको रटना ही है, मैं आपको सीधी सी बात बता दूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कई जगह पे हमें लर्न भी करना पड़ता है भाई, बिल्कुल भूल जाते हैं ना। अब इसमें कोई कंसेप्ट थोड़ी है कि आप कोई कंसेप्ट से इसको याद कर लेंगे भाई। थ्योरी जो है ये तो आपको पढ़नी पड़ेगी कि भाई आखिर इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक नोट में आपका एक पॉइंट लगा हुआ है भाई, नोट में एक पॉइंट लगा हुआ है, और उस पॉइंट में आप देखिए वहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मिलेगा जिसका नाम है उल्बभेदन, और जिसे आप बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेसिस। अच्छा देखो ये क्या है एमनियोसेंटेसिस, जरा ध्यान से सुनिए भाई मेरी बात को। मैंने कल परसों आपको बताया था ना कि जो भ्रूण होता है, जो भ्रूण होता है वो एक एमनियोन झिल्ली के अंदर कवर रहता है, और उस एमनियोन झिल्ली के अंदर होता है फ्लूइड, जिसको आप एमनियोन फ्लूइड के नाम से जानते ना। तो मैं आपको बता दूं कि उस एमनियोन फ्लूइड में, ध्यान से सुनो मेरी बात को, उस एमनियोन फ्लूइड में जैसे यह एक एमनियोन झिल्ली है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है, यहाँ से ये अम्बलाइकल कॉर्ड है ना, और यहाँ इस अम्बलाइकल कॉर्ड से ये भ्रूण इस प्रकार अटैच है भाई। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? और यह एक एमनियोन झिल्ली है। तो इस एमनियोन झिल्ली में क्या होता है, इस प्रकार का एक फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड को हम बोलते हैं एमनियोन फ्लूइड। क्या बोलते हैं भाई? एमनियोन फ्लूइड बोलते हैं इसको, है ना। इस फ्लूइड को एमनियोन फ्लूइड बोला जाता है। तो इस मैं आपको बता दूं इस एमनियोन फ्लूइड में क्या होता है। इस एमनियोन फ्लूइड में इस भ्रूण की, इस बच्चे की कोशिका होती हैं। क्या होती हैं? कोशिका। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, बताओ कोशिका होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना कोशिका। तो हम क्या करते हैं, एक सिरिंज के माध्यम से, एक सिरिंज है ना, सिरिंज के माध्यम से अल्ट्रासोनोग्राफी कर एक निडल को यहाँ तक प्रवेश करा देते हैं एमनियोन कैविटी में। अच्छा, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है ताकि पता चल जाए कि निडल सही जगह पे है या नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है ना ये निडल इस बच्चे के पास चली जाए, इस बच्चे में भी तो चुभ सकती है निडल। यदि हम ऐसे ही इस निडल को प्रवेश करा दें बिना देखे, तो ये निडल यहाँ भी तो टच कर सकती है इस बच्चे से, तो खतरा हो सकता है। क्योंकि देखो यहाँ से फ्लूइड लेना पड़ता है, और यहाँ से फ्लूइड लेने के लिए हमें इसकी वास्तविक स्थिति का पता होना चाहिए ना कि आखिर ये बच्चा कहाँ है। ठीक है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी करके देख के हम उसमें क्या करते हैं, एक निडल के माध्यम से इस एमनियोन फ्लूइड को लेते हैं। और कब लेते हैं? जब ये भ्रूण 16 से 18 वीक का हो जाता है। ठीक है भाई देखो 12वें सप्ताह में, 12वें वीक में तो एक कंप्लीट भ्रूण बन जाता है ना 12वीं वीक में। तो उसमें अगले महीने हम 16 से 18 वीक में क्या कर सकते हैं, उसकी एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एमनियोसेंटेसिस क्या है। क्या है एमनियोसेंटेसिस? तो सुनिए, एमनियोन कैविटी से एमनियोन द्रव को निकालकर भ्रूण की भ्रूणीय विकृति, आनुवांशिक रोग और असामान्यता का पता लगाना ही क्या कहलाता है? एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। या उसकी जांच करना, भ्रूणीय जांच करना क्या कहलाता है? एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। अब देखो आपके नोट्स में जैसे आनुवांशिक बीमारी लिखी हुई है, तो आप वहाँ एक पॉइंट और नोट कर सकते हो उसके नीचे, असामान्यता।
जैसे आनुवांशिक बीमारी लिखी हुई है ना, तो वहीं पे आप नीचे लिख लेना, आपको याद रहना चाहिए भ्रूणीय असामान्यता, मतलब आनुवांशिक बीमारी और भ्रूणीय असामान्यता का पता लगाना इस एमनियोसेंटेसिस विधि का क्या है, मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अब कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं कि निडल से ये एमनियोन द्रव ले लिया जाता है और इस एमनियोन द्रव में जो भ्रूण की कोशिका हैं, उन कोशिकाओं का जो गुणसूत्र होते हैं ना, उन गुणसूत्र के प्रतिरूप को देखकर या उन गुणसूत्रों का विश्लेषण कर हम पता चलाते हैं कि इस बच्चे में कोई असामान्यता है या नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं ना, मतलब कुछ बच्चे जो जन्म से ही पीड़ित होते हैं उन्हें हम भ्रूणीय असामान्यता बोलते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन को हम पहले से ही पता चला सकते हैं, कौन सी विधि से, एमनियोसेंटेसिस विधि से। ठीक है भाई, तो एमनियोसेंटेसिस विधि वैसे तो हमारे बहुत काम की थी। कैसे काम की थी, क्योंकि इससे हम पता चलाते हैं कि भ्रूण में कोई असामान्यता तो नहीं है, लेकिन आजकल हम इसका दुरुपयोग करने लग गए। कैसे दुरुपयोग करने लग गए, हम इससे भ्रूण का लिंग परीक्षण करने लग गए। डॉक्टर जो हैं वो भ्रूण का क्या करने लग गए, लिंग परीक्षण करने लग गए और इस विधि का दुरुपयोग होता गया। ठीक है, तो ऐसे जो उल्ब भेदन जैसे कार्यक्रम है उनको भी यहाँ सम्मिलित किया गया और उनके लिए अलग गाइडलाइन दी है कि आप भ्रूण का लिंग परीक्षण इस विधि से नहीं कर सकते। मेन उद्देश्य क्या है एमनियोसेंटेसिस का, भ्रूण के आनुवांशिक डिजीज या उसकी असामान्यता जो हैं उनका पता लगाना होता है एमनियोसेंटेसिस का उद्देश्य, जो हमारे बहुत काम का है, क्योंकि हमें पहले से ही पता चल जाता है कि होने वाले बच्चे में कोई विकृति या कोई खराबी तो नहीं है। यदि उसमें कोई खराबी होती है तो हम उसका अबॉर्शन करा सकते हैं, ये कानूनी है। कानून भी इसकी इजाज़त देता है कि यदि आप एमनियोसेंटेसिस कराकर यदि उस बच्चे में कोई खतरनाक आनुवांशिक डिजीज है या ऐसी कोई असामान्यता है जो आगे चल के दिक्कत दे सकती है उस बच्चे को या सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो हम उसी समय उसका अबॉर्शन करा सकते हैं। ये सरकार की तरफ से कानूनी इजाज़त है मतलब इसकी। ठीक है, तो उसके लिए काम में ली जाती थी एमनियोसेंटेसिस, लेकिन हम क्या करने लग गए, इससे भ्रूणीय का लिंग परीक्षण करने लग गए, है ना। ऐसे तो ये विधि होती है भाई एमनियोसेंटेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन भी बने आपके नीट में, आप उसमें देख लेना। ठीक है, तो ये उल्ब भेदन या एमनियोसेंटेसिस है। तो एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्या, वैसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पता चल गया आपको एमनियोसेंटेसिस क्या है, थोड़ा सा आपको पता चल गया ना। बहुत सिंपल सी तो इसकी डेफिनेशन होती है भाई कि एमनियोन कैविटी से एमनियोन द्रव निकाल कर उसका यदि हम जांच करें, उसका परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इस विधि को एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। इस विधि का जो उद्देश्य होता है वो आनुवांशिक बीमारी, भ्रूणीय असामान्यता का पता लगाना होता है। ठीक है, और ऐसे हम उसको करते हैं भाई कि इसके अंदर जो भ्रूण की कोशिका होती है ना, तो उन कोशिकाओं को निकाल लेते हैं निडल के माध्यम से द्रव, उस द्रव में उस कोशिकाओं का संवर्धन करते हैं और जो गुणसूत्र होते हैं ना, उन गुणसूत्रों को देखते हैं। अब एक बात बताओ, जो भी आनुवांशिक बीमारी वगैरह होती है ना, इनके गुणसूत्रों में कुछ अलग से चेंजमेंट होते हैं, उनकी संख्या वगैरह में चेंजमेंट हो जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 5 में कि कौन कौन सी आनुवांशिक बीमारियां गुणसूत्रों से कैसे रिलेटेड हैं, तब आपको वो बात पता चलेगी। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझिए कि भ्रूणीय असामान्यता का पता या आनुवांशिक बीमारी का पता हम इस एमनियोन द्रव के अंदर जो कोशिका में गुणसूत्र होते हैं उसके आधार पर कर सकते हैं और किया भी जाता है। ठीक है, तो ये बात है भाई। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। यह तो एक टॉपिक छोटा सा कंप्लीट हुआ जहाँ पे हमने कुछ विशेष तथ्यों के बारे में जानकारी ली थी। ठीक है, कैसे कि कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, तो RCH चल रहा है, परिवार नियोजन है जिसे परिवार कल्याण RCH के नाम से जानते हैं। फिर हमने पढ़ा
कि भाई इस कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो कुछ प्रयास भी हमने देखे थे, और फिर हमने देखा कि इस कार्यक्रम में लोगों को कौन कौन सी बातें सिखाई जाती हैं, वो बातें भी हमने देखी, और कहा कि कौन कौन सी वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, वो भी हमने देखा। और उसके बाद एक टर्म आया एमनियोसेंटेसिस, जिसे आप हिंदी में उल्ब भेदन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी हमने थोड़ी बहुत यहाँ पर नॉलेज ली। तो अब हम बात करते हैं एक अगला टॉपिक, जिसका नाम है जनसंख्या विस्फोट एवं नियंत्रण। जरा ध्यान से सुनिए भाई इस बात को। अगला जो टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट एवं नियंत्रण, कि भाई आपको जैसा कि पता ही है कि इससे कुछ समय पहले, अभी तो इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, लेकिन इससे पहले जनसंख्या में एक साथ वृद्धि हुई थी, जिसको आप जनसंख्या विस्फोट कह सकते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या को कंट्रोल कैसे करें, ये टॉपिक है जिसके बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज लेनी है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे आप जनरली सभी जानते हैं कि भाई जनसंख्या विस्फोट कैसे हुआ था। जनसंख्या विस्फोट कैसे हुआ था जनरली यदि मैं आपको बता दूं तो देखो, एक तो अशिक्षा, शिक्षा का अभाव था, है ना। लोग बागों को नहीं पता था कि भाई हमें कैसे मतलब इनसे बच सकते हैं। जैसे ये मेथड नहीं थे जो भी हम पढ़े थे पहले, तो उस समय जनसंख्या बढ़ने लग गई। अशिक्षा, बेरोजगारी वगैरह भी थी, नहीं उससे तो कोई बात नहीं है ना। और उसके अलावा जैसे हम कह सकते हैं कि भाई कम उम्र में विवाह का हो जाना, बाल विवाह जिसको बोलते हैं। अब यार एक बात बताओ, जब पहले कोई पहले आपने सुना होगा कि आपने जैसे अपनी दादी माँ और उनसे आप यदि पूछें तो वो बोलती है कि मैं जब 10-11 साल की थी तब मेरी शादी हो गई थी ना, समझ रहे हैं आप। तो कहने का मतलब है पहले बहुत कम उम्र में ही शादी कर दिया करते थे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो उनसे भी जनसंख्या वगैरह बढ़ती, तो ऐसे बहुत सारे कारण होते थे, ठीक है। और कोई भी गर्भ निरोधक वगैरह का सहारा ही नहीं लेता था, उनको पता ही नहीं था, तो उससे भी क्या है अनायास ही जनसंख्या विस्फोट होता था। तो अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या को कंट्रोल, ठीक है। तो एक में यहाँ पे आपकी एक टॉपिक है जन्म दर को कम करना, ठीक है। ये टॉपिक आपको दिख रहा है कि भाई आखिर हम जो जन्म दर होती है उसको किस प्रकार कम। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि भाई आखिर यदि आपसे कोई पूछा जाए कि बर्थ रेट को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जन्म दर कैसे कर सकते हैं, तो देखिए किस प्रकार हम जन्म दर को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था, परिवार नियोजन, उसमें एक नारा था हम दो हमारे दो। हम दो हमारे दो को शिक्षित लोगों ने अपनाया। अच्छा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप ऐसे मत सोचना कि सर नोट्स में तो ऐसे लिखा हुआ है और आप ऐसे लिखा रहे हैं। मैं शॉर्ट में यहाँ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ केवल, है ना। परिवार नियोजन कार्यक्रम में हम दो हमारे दो का एक नारा था, एक सिद्धांत था, उसका प्रचलन किया गया था, जिसे शिक्षित लोगों ने अपनाया। लोगों ने या जोड़ों ने, आप कुछ भी कह सकते हैं, अपनाया, ठीक है। गर्भ निरोधक का उपयोग, छोटे परिवार को प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है। तो ऐसे हम अपने 2-3 कुछ कारण ऐसे देख सकते हैं कि भाई आखिर हम जन्म दर को कैसे कम करें। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एक परिवार नियोजन कार्यक्रम है, परिवार जिसको फैमिली प्लानिंग बोलते हैं, उसमें एक नारा दिया गया था हम दो हमारे दो। हम दो हमारे दो,
वैसे मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में ये जो नारा है ना वो चेंज हो गया है भाई, और चेंज हो के क्या हो गया है, हम दो हमारा एक। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ये ना वैसे चेंज नहीं हुआ है, ऑथेंटिक चेंज नहीं हुआ है कि ये नारा, मैं तो बता रहा हूँ आपको, ये नारा था हम दो हमारे दो। मतलब हम दो हमारे दो का मतलब हम दो पेरेंट्स और हमारे दो बच्चे होने चाहिए, एक लड़का और एक लड़की। ठीक है भाई? हाँ, लेकिन वर्तमान समय को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस नारे को ऐसे बोलना चाहिए, हम दो हमारा एक। जैसा कि आपको पता है कि यदि फर्स्ट टाइम किसी के लड़का हो जाता है तो वो बस वहीं पे स्टॉपेज हो जाता है। ठीक है? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अधिकांश आप देखना कि वर्तमान में केवल एक लड़का होता है ना? ठीक है भाई? हालांकि वो गलत है, एक लड़का और एक लड़की दोनों ही होने चाहिए। एक अच्छा परिवार बिल्कुल वही होता है ना, और उसमें क्या है, पूर्ति हो जाती है। मतलब एक लड़का होना चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए, दोनों है ना। और दोनों लड़की हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दो लड़के हों तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम में हम दो हमारे दो का एक नारा था जिसे शिक्षित लोगों ने अपनाया, और जब शिक्षित लोगों जोड़ों ने अपनाया तो जन्म दर अपने आप कंट्रोल हो गई। पहले तो क्या था, हम दो हमारे 10 11 12, समझ रहे हैं आप? लेकिन अब हम दो हमारे दो, और अब हम दो हमारा एक। ठीक है? तो जनसंख्या दर कम होती जा रही है भाई, और गर्भ निरोधक का उपयोग किया जा रहा है जिससे हम अनायास प्रेगनेंसी से बच जाते हैं। ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना चाहते हुए भी प्रेगनेंसी हो जाती है और हम उसको अबॉर्ट नहीं कराते, और फिर अपने आप मतलब डिलीवरी होती है तो जनसंख्या अपने आप थोड़ा बहुत बढ़ने लग जाती है ना। तो गर्भ निरोधकों का उपयोग होने लगा, और सरकार ने क्या किया, जो छोटे परिवार हैं उनको प्रोत्साहन दिया गया है ना, उनको सुविधाएं दी गई ताकि लोगों में जागरूकता बने, यार इनके लिए सुविधाएं मिल रही हैं तो हमें भी जनसंख्या पे कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम भी लाभार्थी या लाभान्वित हों, है ना। तो उनको प्रोत्साहन दिया गया छोटे परिवार को। एक पॉइंट और है, वो भी इम्पोर्टेंट है, जो विवाह की उम्र है, विवाह की उम्र लड़का की तो है 21 और लड़की की है 18। ठीक है? 18 होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जन्म दर को कम करने के लिए विवाह की उम्र में भी चेंजमेंट किया गया, फिक्स किया गया। लड़के की उम्र तो 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल निर्धारित की गई कि इस एज में आप विवाह योग्य हैं, इससे पहले आप नहीं हैं। समझ पा रहे हैं? तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। कहाँ पहले, अब ये मान लीजिए जब इनकी 21-18 में शादी हुई है तो बहुत अंतर आ जाता है ना, और यदि इनकी शादी ये मानो आप 15-16 और 10-11 साल में हो जाए, ठीक है, तो बहुत अंतर आ जाता ना। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो जन्म दर इससे भी कम होती है भाई, बाल विवाह ना होने से। ठीक है? तो ये भी एक इसमें फैक्टर होता है। तो ऐसे हम इनको अपनाकर हम जन्म दर को क्या कर सकते हैं भाई, कम कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत आपको इसमें, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। परिवार नियोजन में हम दो हमारे दो सिद्धांत दिया गया जिसे शिक्षित जोड़ों ने अपनाया भी, इससे जनसंख्या दर कम हुई, गर्भ निरोधक का उपयोग होने लगा, छोटे परिवार को प्रोत्साहन दिया जाने लगा, और विवाह की उम्र को बढ़ाकर लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष निर्धारित की गई, जिससे जो इसमें समस्याएं भी आती हैं उनसे भी छुटकारा मिला। समस्याएं कैसे, मैं आपको बता दूं। कई बार हम क्या करते हैं, आज भी वर्तमान में भाई कुछ ऐसा करते हैं। तो भाई मेरी तो यही थोड़ी सी एडवाइस या थोड़ा जहाँ तक मेरा सोचना है कि भाई लड़की की शादी कभी भी कम उम्र में नहीं करनी चाहिए। जैसे कम उम्र में करने का मतलब है, यदि कर भी देते हैं ना, कर भी देते हैं तो वो एक वाइफ के रूप में वहाँ पर नहीं जानी चाहिए। ठीक है? क्यों? उससे क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है मैं आपको बता दूं कि भाई बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है, शरीर का जो विकास होता है, वो लगभग 17-18 साल तक कंप्लीट होता है। ठीक है? इसलिए सरकार ने इस समय को निर्धारित किया है। अब बॉडी के डेवलपमेंट होने से पहले ही यदि वो माँ बन जाती है, और मैं आपको बता दूं माँ बनने के लिए
बहुत सारे चेंजमेंट इसकी बॉडी के अंदर होते हैं भाई, ठीक है। यदि ये चेंजमेंट नेचुरली होते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग तब तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन समय से पहले ही यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तो उससे क्या होता है, इस बॉडी में बहुत सारे ऐसी खतरनाक समस्याएं देखने को मिलती है जो आगे चल के बहुत हानिकारक होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो शादी की उम्र है वो लड़के की 21 और लड़की की 18 तो होनी चाहिए। लड़के की कम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़के की 18 और इससे ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि तब तक इसकी फुल बॉडी डेवलपमेंट हो जाती है ना। जैसे मैं कहूँ गर्भाशय, अंडाशय वगैरह, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बिल्कुल। तो भाई ये बिल्कुल गलत है छोटी उम्र में शादी करना। जब फुल मैच्योर हो जाते हैं तभी हमें शादी करनी चाहिए। नहीं, ये नॉलेज की बात है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप नहीं सीखेंगे तो और कौन सीखेगा इनको फिर? भाई यदि आप नहीं सीखेंगे इनको तो और किसको बताऊंगा मैं? समझ रहे हैं? तो आपको आगे चल के आपको ही तो अपनाना है भाई। जब भी आप माँ बाप जैसे बनेंगे, यार ऐसी कोई बात नहीं है, आप समझो मेरी बात को। जैसे मेरा खुद का ये सोचना है कि भाई जैसे मेरी लड़की होती है तो क्या मैं उसकी शादी कम उम्र में कराने की सोचूंगा? अरे यदि मुझे पता है कि भाई क्या क्या चेंजमेंट, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, तो मेरा क्या सोचना रहेगा कि जब मेरी लड़की 21 साल, हाँ 18 तो नॉर्मल है ही मतलब, लेकिन 21, 22 या अब जब वो सेटल्ड हो जाती है तो उसके बाद शादी करने का प्लान सोचना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं? तो 18 से 21 साल में मतलब सही एज होती है, तो इस समय हम शादी कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये जागरूक लोग हैं यार, मतलब ये हमारे अध्याय में शामिल किस लिए किया गया है? इसलिए तो किया गया है ताकि आपको इसके बारे में नॉलेज मिल पाए, ठीक है। समझ रहे हैं? तो आप भी फोर्स कर सकते हैं कि नहीं अभी हमें शादी नहीं करनी है भाई। यदि आपके पेरेंट्स भी, कई बार होता है, जैसे अधिकतर तो नहीं है लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ जो कई बार सामने आती है, ठीक है। तो बिल्कुल शहर से मना कर देना चाहिए कि भाई नहीं अभी हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बातें होनी चाहिए भाई। तो लड़के की भी भाई शादी की, अब आप लड़के भी खुश मत हो कि सर ने तो हमसे बोल दिया है कि भाई कम उम्र में शादी, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये जो 21 ईयर्स है ना, 21 साल की जो एज है, तो मैं आपको बता दूं इस साल तक हम मैच्योर नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल नहीं हो पाते। देखो ये 21 वर्ष क्यों निर्धारित की है? क्योंकि इस समय तक हम लगभग 60-70% समाज के बारे में जानने लग जाते हैं। लेकिन जो ये 21 से ऊपर 22, 23, 24, 25 साल की जो एज होती है ना, इस समय जो लड़का होता है वो फुल सेटल्ड और वेल मेंटेन्ड हो जाता है। मतलब उसकी जो दिमागी भावना है, सोच विचार हैं, वो समाज के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। लेकिन यदि हम इससे कम उम्र में करते हैं तो वो कहते हैं ना बच्चा बुद्धि, वो वाली बात रहती है भाई, ठीक है। तो वो अपनी लाइफ में फिर कभी सेटल्ड नहीं हो पाता है, क्योंकि जब उसके दिमाग के विकास का समय है उस समय उस पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और वो अपने जीवन में बहुत कम ही सक्सेस हो पाता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है एक शादी की बहुत अच्छी एक एज होनी चाहिए भाई, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई, जन्म दर को कम करने के उपाय कैसे होते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हम जितनी भी बेसिक नॉलेज जो जनरल व्यवहार से संबंधित है वो भी आपको यहाँ से एक्सेप्ट करनी चाहिए भाई। तो ये बात हो गई भाई कि जन्म दर को कम करने के उपाय। तो बहुत सारे हमने उपाय देखे, इनसे हम जन्म दर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब एक पॉइंट है, एक टॉपिक और है, और वो टॉपिक है आदर्श गर्भ निरोधक युक्ति के गुण। जरा ध्यान से सुनिए भाई। वो ये कहता है कि आप कोई गर्भ निरोधक युक्ति यूज कर रहे हैं, एक गर्भ निरोधक युक्ति आप यूज कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कौन कौन सी युक्तियां होती हैं,
उसके बारे में अगला टॉपिक इसी के बारे में हम पढ़ेंगे उसको, है ना, कि जो हम एक आदर्श एक जो गर्भ निरोधक युक्ति जो हम यूज कर रहे हैं गर्भाधान से बचने के लिए, तो एक हम उसे आदर्श मान के चलें। आदर्श का मतलब है जो बेस्ट हो, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए उस गर्भ निरोधक युक्ति में, ठीक है भाई। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए, सिंपल सी बात है, सबसे पहले सरल व सस्ते होने चाहिए, सरल व सस्ते होने चाहिए। दूसरा, दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आसानी से बाजार में उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है। और उपयोगकर्ता की कामेच्छा पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए भाई, वो ये कहता है कि जब भी कोई आप अच्छी गर्भ निरोधक युक्ति यूज करते हैं, अच्छी गर्भ निरोधक युक्ति यूज करते हैं, तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे आप बोले कि यह एक बेस्ट गर्भ निरोधक युक्ति है ना, या एक आदर्श गर्भ निरोधक युक्ति है। तो मैं आपको बता दूं कि एक आदर्श गर्भ निरोधक युक्ति आप उसको बोलेंगे जो एक तो सरल हो, उनका उपयोग करना सरल हो, उसमें दिक्कत नहीं आए उपयोग करने में, और सस्ते भी होने चाहिए, ज़्यादा महंगे भी नहीं होने चाहिए भाई। यदि ज़्यादा महंगे हुए तो गरीब जो लोग हैं वो उनको खरीद नहीं पाएगा। तो ये सस्ते होने चाहिए ताकि हर लोग इनको आसानी से खरीद पाए, और इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, दुष्प्रभाव इनके नहीं होने चाहिए। यदि हम इनका उपयोग कर रहे हैं तो इनके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हो। कोई बात नहीं, थोड़ी लाइट चली गई थी ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, 1 मिनट के लिए चली गई थी भाई, कई बार लाइट का इश्यू हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है ना। आदर्श गर्भ निरोधक युक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये गुण होने चाहिए, आप इतने याद कर लेना, इनसे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद रह जाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन 2 नंबर का कि एक आदर्श गर्भ निरोधक युक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो आप बोल देंगे कि भाई सरल सस्ते होने चाहिए, दुष्प्रभाव नहीं होने चाहिए, आसानी से बाज़ार में उपलब्ध भी हो जाने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इनको ढूंढना पड़े कि भाई ये कहाँ मिलेंगे, भाई ये कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो हर केमिस्ट के पास ये मिल जाते हैं भाई, जो मेडिकल शॉप होती है ना। और जो उपयोगकर्ता होता है ना, उपयोगकर्ता का मतलब क्या होता है, देखो चलो मैं आपको बता दूं। सस्ते तो होने चाहिए भाई, दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इनका यूज करें और हमें कोई बीमारी लग जाए, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाएं, इनको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़े, दिक्कतें नहीं आए, ठीक है। और आपको पता है अधिकांश लोग आलसी हैं, यदि उनको पता चला यार ये तो 1 किलोमीटर दूर है तो कौन लेने जाएगा, ठीक है। तो हर जगह पे ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाने चाहिए। और जो उपयोग करता है, जो उनका उपयोग करता है, उसकी जो कामेच्छा होती है ना, तो उस पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसकी वजह से मेरी कामेच्छा पर या मैथुन क्रिया पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इसके गुण होने चाहिए भाई। चलिए, तो आज हालांकि हम अपने इन्हीं टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, और कल की जो हमारी वीडियो है जो कल आएगी, कल का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल, आपकी बेसिक लाइफ से जुड़ा हुआ
आपकी सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ एक बेसिक टॉपिक है कल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फुल नॉलेज के साथ हम उसको पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, तो कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी भाई। तो आज का जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोलोस्ट्रम में कौन सी प्रतिरक्षी एंटीबॉडी होती है? जो कोलोस्ट्रम होता है उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये बहुत बार नीट में भी आपसे पूछा गया है भाई। ठीक है, तो फटाफट आंसर कीजिए और बाकी बातें करते हैं कल।